प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है भाषा और व्याकरण। कक्षा 5 से ही हमें भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ाया जाने लगता है और इसकी जानकारी हमको होनी भी चाहिए कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कौशल क्या हैं, हमारी राष्ट्रभाषा, राजभाषा क्या है, उनके अंतर क्या हैं। आज हम इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे। बच्चों, जब मानव जंगलों में रहता था और धीरे धीरे जब वो इकट्ठा होने लगा, उनकी सभ्यता का विकास होने लगा, तब उन्हें आवश्यकता हुई एक भाषा के विकास की। क्योंकि हम जानते हैं कि हम एक दूसरे से बात करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर भाषा न होती तो हम क्या करते? पहले शुरुआत में लोग संकेतों का प्रयोग करते थे, धीरे धीरे भाषा का विकास हुआ। आज हम समाज की एक इकाई हैं और हम परस्पर विचार, भावना, संदेश, सूचना इत्यादि को अभिव्यक्त करने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा चाहे सांकेतिक हो अथवा व्यवस्थित ध्वनियों, शब्दों या वाक्यों में प्रयुक्त कोई मानक भाषा हो, लेकिन हमें उसकी आवश्यकता पड़ती ही है, क्योंकि वही तो एक साधन है जिससे हमारा इतिहास सुरक्षित रहता है। हमारी संस्कृति की जानकारी हमको भाषा के द्वारा ही तो मिलती है। हमारा संचित ज्ञान विज्ञान और हमारी महान परंपराओं की जानकारी हमें हमारी भाषा में निहित ग्रंथों के माध्यम से ही प्राप्त होती है। संसार में बहुत सारी भाषाएं हैं। हमारे भारत में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, गुजराती, उर्दू, मराठी, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, उड़िया इत्यादि अनेक भाषाएं बोली लिखी जाती हैं। हमारा भारत अनेक भाषा भाषी देश है और अनेक बोली और भाषाओं से मिलकर ही भारत राष्ट्र बना है। संस्कृत हमारी सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा के रूप में परिभाषित की गई है और वर्तमान में हिंदी हमारी राजभाषा अर्थात राजकाज की भाषा है। इस परिभाषा में आप देख रहे हैं बच्चों कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा के रूप क्या है? भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जब हम बोल कर के अपने भावों को व्यक्त करते हैं तो भाषा मौखिक कहलाती है, और जब हम लिख कर के अपनी बात को व्यक्त करते हैं तो वह भाषा लिखित कहलाती है। बच्चों, भाषा के 4 कौशल हैं। देखिए लिखे हुए हैं सामने, कौन कौन से? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसे एक बहुत शॉर्ट नियम के द्वारा याद किया जाता है, LSRW। बच्चों, जब बच्चा पैदा होता है तो वो परिवारजन और माता की भाषा को सुन करके ही वो समझता है, भाषा को पहले सुनता है, ध्यान देता है और फिर धीरे धीरे अस्पष्ट अक्षरों में, शब्दों में बोलना प्रारंभ करता है। और उसके बाद वह पहले पढ़ना सीखता है और लास्ट में, अंत में वह लिखना सीखता है। बच्चों, इसमें से सुनना और बोलना भाषा के मौखिक रूप के अंतर्गत आते हैं। पढ़ना और लिखना भाषा के लिखित रूप के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। बच्चों, राष्ट्रभाषा वह भाषा है जो बहुत अधिक क्षेत्रों में बोली जाती है। जैसे कि परिभाषा सामने आपके लिखी हुई है, वह भाषा जो एक राष्ट्र के अधिकतर नागरिकों द्वारा प्रयोग की जाती है, उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे भारत में हिंदी व्यापक स्तर पर बोली जाती है, अमेरिका में अंग्रेजी, जापान में जापानी इत्यादि सभी देशों की अलग अलग भाषाएं हैं जो कि उनके देशों में बोली जाती हैं और उन्हें राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है। यद्यपि भारत में आधिकारिक रूप से अभी हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। आगे देखते हैं अपन, राजभाषा किसे कहते हैं। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के सरकारी तथा गैर सरकारी दफ्तरों में कामकाज के लिए होता है। बच्चों, आप देखते ही होंगे कि कोर्ट में, सरकारी दफ्तरों में
इंश्योरेंस के ऑफिसों में, इनकम टैक्स के ऑफिस में, आधार कार्ड संबंधी हर जगह दफ्तरों में कामकाज के लिए जो भाषा प्रयोग होती है ना, उसे ही राजभाषा कहते हैं। भारत में हिंदी राजभाषा है, उसी प्रकार स्पेन में स्पेनिश और रूस में रूसी राजभाषा है। बच्चों, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया है। 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस तथा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। बच्चों, अब हम देखते हैं कि बोली किसे कहते हैं और बोली और भाषा में क्या अंतर हो जाता है। भाषा का एक अन्य मौखिक रूप बोली कहलाता है। यह सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है। बच्चों, बोली में साहित्य की रचना साधारणतः नहीं होती और इसको उपभाषा भी कहते हैं। हम देखते हैं कि थोड़ी थोड़ी जगह पर जो हम बोली बोलते हैं उसमें अंतर आ जाता है। जैसे आप बांसवाड़ा ज़िले की बात करें तो आप यहाँ से सज्जनगढ़ जाएं, कुशलगढ़ जाएं, तो हमारी बागड़ी भाषा में भी हमको अंतर महसूस होने लग जाता है। कहने का ढंग और यहाँ तक कि वर्णों में अंतर भी हम महसूस करते हैं। कहा भी गया है, सुक्ति है, कोस कोस पर पानी बदले, 5 कोस पर बानी। बिल्कुल सही बात है बच्चों। ये कुछ बोलियों के नाम यहाँ मैंने लिखे हुए हैं। हरियाणवी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मगही, अंगिका, वज्जिका और हमारी बागड़ी, राजस्थानी आदि कई बोलियां हैं जो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती हैं। भाषा और बोली में क्या अंतर है, हम संक्षिप्त रूप में यहाँ देख लेते हैं। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, अर्थात वो कई जिलों और राज्यों में बोली जाती है। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। भाषा का व्याकरण और शब्दकोश होता है। ये ध्यातव्य बिंदु है कि भाषा का व्याकरण होता है और उसका एक अपना शब्दकोश होता है तथा इसमें साहित्य लिखा जाता है। जब किसी बोली का क्षेत्र विस्तृत होने लगता है और उसमें साहित्य लिखा जाने लगे तो वह भाषा बनने लगती है और उसका व्याकरण निश्चित होने लगता है। अब हम आगे देखते हैं बच्चों कि लिपि क्या चीज़ है। भाषा बोलते समय जो ध्वनियाँ हमारे मुंह से निकलती हैं, उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। यही चिन्ह लिपि कहलाते हैं। बच्चों, आप सोचते होंगे कि लिपि कहाँ से आ गई, तो पहले भाषा का विकास होता है और पश्चात उसकी लिपि मानक रूप से निर्धारित की जाती है। छोटी सी परिभाषा यहाँ लिखी है लिपि की। भाषा के लिखने के ढंग को बच्चों लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे देखें हम, हिंदी की लिपि है देवनागरी, संस्कृत की भी देवनागरी लिपि है, अंग्रेजी की लिपि है रोमन, उर्दू की लिपि है फारसी, उसी प्रकार पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है। बच्चों, इसी तरह समस्त भाषाओं की अपनी अपनी लिपि होती है और यदि लिपि नहीं होती तो भाषा को कागज़ पर उकेरना हमारी संस्कृति सभ्यताओं के बारे में हमें ज्ञान कैसे होता, यह ज्ञान कैसे होगा। इस प्रकार लिपि अर्थात भाषा के लिखित रूप द्वारा किसी भी भाषा के साहित्य को हम सुरक्षित रख सकते हैं। बच्चों, अब हम देखते हैं कि व्याकरण क्या होता है। बच्चों, व्याकरण एक शास्त्र है और यह बहुत आवश्यक शास्त्र है। कई बार आप सोचते होंगे कि शुद्ध रूप किसे कहते हैं, शुद्ध रूप का निर्णय कैसे होता है, हमारे टीचर को इसका शुद्ध रूप कैसे ज्ञात है। तो बच्चों, ये सारी जानकारी हमें व्याकरण शास्त्र के द्वारा ही प्राप्त होती है। व्याकरण शास्त्र नहीं होता तो हमें अपनी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कैसे होता। एक छोटी सी परिभाषा मैंने सामने लिखी हुई है, अपन देखते हैं उसको। बोलते, पढ़ते तथा लिखते समय हम जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह शुद्ध है या नहीं, इसका ज्ञान हमें व्याकरण से होता है। परिभाषा इस प्रकार है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। कुछ उदाहरण के द्वारा हम समझ लेते हैं इसके बारे में। शीला गाना गा रहा है,
आप देखें, आप समझ रहे होंगे कि कितना अजीब सा वाक्य है, टीचर ने ऐसा क्यों लिखा है इसको। कल जाना है रायपुर मुझे, आपको लग रहा हो ये तो बहुत उल्टा पुल्टा वाक्य है। मैंने तेरे से नाराज हूँ, ऐसा अक्सर आपने बच्चों को बोलते हुए सुना होगा। परिश्रम का फल मीठा होता है, यहाँ भी आपको लग रहा होगा कि इस वाक्य में कुछ गलती है। पहले वाक्य में हम देखते हैं बच्चों, पहले उदाहरण में लिंग संबंधी अशुद्धि है। शुद्ध रूप है शीला गाना गा रही है। दूसरे वाक्य में पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। शुद्ध रूप है मुझे कल रायपुर जाना है। पदक्रम अर्थात एक क्रम से एक वाक्य जमा होना चाहिए, उसके नियम निर्धारित हैं। इसके बारे में हम अगले लेसन में, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तीसरे उदाहरण में सर्वनाम संबंधी त्रुटि है बच्चों। शुद्ध रूप मैं तुमसे नाराज हूँ। चौथे उदाहरण में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। शुद्ध रूप है परिश्रम का फल मीठा होता है। उपरोक्त सभी अशुद्धियों के सही रूप का ज्ञान हमें व्याकरण ही बताता है, व्याकरण ही सिखाता है। हिंदी की विभिन्न ध्वनि, वर्ण, पद, पदांश, शब्द, शब्दांश, वाक्य, वाक्यांश आदि की विवेचना तथा उसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन हिंदी व्याकरण में किया जाता है। हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर वर्ण विचार, शब्द विचार तथा वाक्य विचार आदि 3 वर्गों में विभाजित कर विचार किया जाता है। बच्चों, मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपने इस लेसन में भाषा किसे कहते हैं, लिपि क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं, इसके बारे में समझा होगा। अब हम आगे दूसरे विभिन्न व्याकरण संबंधी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे अगले लेसन में। आपने इसे सुना, देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।